हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरू करने जा रहे हैं अपना पास्कल का नियम। हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपके द्रव हैं उनके क्या क्या यांत्रिक गुणधर्म हैं इनके बारे में जान रहे हैं। हमने फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, या ज़्यादा अच्छे से हिंदी में बोलूँ आपके लिए तो हमने जो है द्रव स्थितिकी के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने दाब मापी के बारे में जाना, मैनोमीटर के बारे में जाना। हमने ये समझा किस तरीके से दाब आपका किसी पात्र के अंदर स्थित द्रव के अंदर परिवर्तित होता है गहराई के साथ। आज जानेंगे पास्कल का नियम। एक बहुत अच्छा नियम है, इसको आपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार इस्तेमाल किया है, पर आपको नियम का नाम नहीं पता होगा। पिचकारी, होली, याद आई कुछ? होली पे आप क्या करते हो? पिचकारी लेते हो, पिचकारी में एक तरफ से प्रेशर लगाते हो लेकिन दूसरी तरफ से लिक्विड निकलता है। कैसे? क्यों? कैसे एक तरफ दाब लगाने पे दूसरी तरफ भी दाब बढ़ रहा है? इसी का जो हम कहें क्रियाविधि है वो पास्कल ने अपने नियम से बहुत आसानी से समझाई है। चलिए आइए देखते हैं पास्कल का नियम। तो बच्चों पहले नियम की परिभाषा समझेंगे। तो सबसे पहले किन किन पॉइंट्स को बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि बंद पात्र की। अब इस पात्र के अंदर आपका लिक्विड जो है बंद है, तो एक काम करते हैं, एक सिलेंडर समझ लीजिए, इसके अंदर असंपीड्य द्रव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, तो इसके अंदर हमने असंपीड्य द्रव को डाला, असंपीड्य द्रव को डाला, और यहां पर जो है हमने बल दिया। बल लगाओगे तो क्या होगा? तो जी सर प्रेशर आएगा। तो यहां पर प्रेशर बढ़ा। कहां बढ़ा? यहां बढ़ाया हमने, लिक्विड के फ्री सरफेस, द्रव की मुक्त सतह पर दिया। अब जो ये प्रेशर आप अधिक प्रेशर दे रहे हो या अधिक दाब दे रहे हो, जैसे इंग्लिश में एक्सिस प्रेशर बोलेंगे, वो कितना है एक्सिस प्रेशर? जिसे ज्यादा अच्छे से अतिरिक्त दाब बोला जाए। ये अतिरिक्त दाब जो है बच्चों, ये आपका हो गया एफ पाई ए, जो आपने लगाया। अतिरिक्त दाब हो गया बेटा एफ बाई ए। बहुत बढ़िया सर। तो केवल क्या ये यहीं पहुंचा या और जगह भी गया? ये जितना अतिरिक्त दाब बिंदु x पर है उतना ही अतिरिक्त दाब अब बिंदु y पे भी आ गया। यानी कि पहले जो परिस्थिति थी, जब बल नहीं लगाया था तब जो स्थिति थी, तब जो दाब था, जब बल लगाया तब जो दाब है, उन दोनों का जो अंतर है वो एफ बाई ए ही रहा। एक बहुत आसान सा ये आपका नियम है। अब इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे किस तरीके से, बहुत ध्यान से समझना है। पहले हमने क्या लिया है? बंद पात्र, और बंद पात्र के अंदर कैसा द्रव है? असंपीड्य द्रव। तो लिखेंगे किसी बंद पात्र में, बंद पात्र में रखे असंपीड्य द्रव, असंपीड्य मतलब इनकम्प्रेसिबल द्रव पर लगाया गया अतिरिक्त दाब यानी कि एक्सिस प्रेशर, अतिरिक्त दाब उस द्रव के, उस द्रव के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से एक समान रूप से बिना कम हुए
बिना कम हुए स्थानांतरित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। किसी बंद पात्र में रखे असंपीड्य द्रव पर लगाया अतिरिक्त दाब उस द्रव के प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से बिना कम हुए स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि आपने दाब यहां लगाया बिंदु x पर, ये दाब जो है आपका एक्सिस प्रेशर जो है ये y पर भी पहुंच गया। ठीक है। तो यही है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम एक बहुत अच्छा नियम है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे कि आपने कभी हाइड्रोलिक मशीन देखी है, जैसे ट्रॉली होती है, ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है ना, आजकल ट्रॉली आ गई हैं जिससे पूरा का पूरा सामान ढोया जा सकता है और साथ ही साथ मिट्टी ले जाती है ट्रॉली एक खेत से और दूसरे खेत में डाल देती है, पूरी की पूरी ट्रॉली उड़ जाती है। आप सोचिए कि मशीन में कितनी ताकत है उस ट्रॉली को उठा लेने की, कितना बल लगाना पड़ता होगा, कितनी टन मिट्टी आ जाती होगी। तो वास्तविकता ये मैकेनिकल एडवांटेज कैसे मिल रहा है इसको समझेंगे हम पास्कल के नियम से। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चे, जैसे कि आपका ये दो कंटेनर हैं, एक इसका क्षेत्रफल A1 है और इसी से दूसरा कंटेनर जुड़ा है, लेकिन ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस कंटेनर का जो क्षेत्रफल है वो छोटा है। वो कैसा है? छोटा है सर। दोनों में लिक्विड भरा है। अब यहां पर मैंने कोई अपनी, मान लो मुझे कार उठानी है तो मैंने कार रख दी यहां पे। ठीक है, ये यहां पर रखी हुई है जी। अब मैं यहां पर F बल लगा रहा हूं। क्या लगता है, क्या ये जो बल चाहिए होगा ये कार के वजन से ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा? मान लेते हैं कार का वेट W है। कार का वेट कितना है? W है। तो इस W वेट से कितना प्रेशर आएगा और जो F हमने लगाया उससे कितना प्रेशर हो रहा है वो देख लेते हैं। तो आप देखिए, जितना प्रेशर इसने लगाया, जितना प्रेशर इतना लगाया, ये दोनों क्या होने चाहिए? यहाँ पे समान होने चाहिए, है ना? क्योंकि यही पास्कल का नियम कहता है कि जितना एक्सेस प्रेशर आप यहाँ लगा रहे हो उतना ही नीचे आ जाएगा। ये वाला ट्रांसफर होगा यहाँ पर, ये तो लग ही रहा है डायरेक्ट, ये F वाला ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर ऊपर की तरफ और ये नीचे लग ही रहा है। अब परिस्थिति आपकी साम्यावस्था की है, यानी कि इक्विलिब्रियम की, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो आप लिखोगे जी F/A2, ये तो आपने जो बल लगाया उसकी वजह से प्रेशर आया। फिर लिखोगे W/A1, ये जो आपने कार रखी है उसकी वजह से जो प्रेशर आया वो हुआ। तो आपको पता है, देखो ना, A1 जो है बड़ा है A2 से। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया? A2/A1 W। अच्छा, ये जो आपकी प्रिमेय आ रही है, यानी कि हम फ्रैक्शन बोलें, ये फ्रैक्शन जो है बच्चे एक से कम होगी क्योंकि A1 बड़ा है ना A2 से। जैसे मान लो ये होता आपका 2/4, है ना? तो मान लो आपका A2 2 होता, ये 4 होता। तो इसी तरीके की कंडीशन है ना ये कुछ। तो ये जब अगर एक से बड़ा है, A1 जो है आपसे A2 से बड़ा है, तो ये एक से कम हो जाएगा, डेसिमल में पहुंच जाएगा। तो आपका जो फोर्स है ना वो W से कम आएगा। यानी कि अगर आपको भारी कार उठानी है ना तो आपको कम बल लगाना पड़ रहा है ना? ये एक एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज है। तो इसी नियम के ऊपर आपकी हाइड्रोलिक मशीन काम करती है। चलिए इसे फटाफट से नोट करिए बेटा। अब ना कुछ सवाल देखेंगे। तो पहला एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि ये आपके पास एक हाइड्रोलिक मशीन है और इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और जानना क्या चाहते हैं कि इस 5 न्यूटन के बल की सहायता से हम कितना भार यहाँ पर उठा सकते हैं। अभी ये सिद्धांत पढ़ा था, उसी सिद्धांत के ऊपर आधारित बहुत आसान प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर 2 बल हैं, 2 दाब हैं। एक तो या हम कह सकते हैं
दो दाब की वजह से दो बल हैं। एक तो ये वेट की वजह से, ठीक है, तो जो प्रेशर आ रहा होगा इस वेट की वजह से यानी कि दाब आ रहा होगा वो हो जाएगा W डिवाइडेड बाई A2, और जो इस 5 न्यूटन की वजह से आ रहा होगा वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई A1। हमें जानना है कि कितना भार उठाया जा सकता है, तो लिखेंगे A2 बाई A1 इंटू 5 न्यूटन। A2 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों के जो यूनिट है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन करने की। 15/5 इंटू 5, और इसका आंसर आ जाता है देखिए 15 न्यूटन। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यांत्रिक लाभ कितना मिल रहा है यहाँ पे, मैकेनिकल एडवांटेज, वो तो आपको तिगुना लाभ मिल रहा है। आप 5 न्यूटन से 15 न्यूटन उठा सकते हैं, यानी कि 1 न्यूटन से आप उठा सकते हैं 3 न्यूटन का भार। तो ये एक बहुत आसान सा प्रश्न था। आइए बच्चों कुछ और चीज समझते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि एक आयताकार अगर आपके पास कुछ तालाब है ना, तो उसकी दीवार होगी ना, मान लो ये तालाब है, तो अब इस तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लिक्विड है या जो आपका ये तरल पदार्थ है, ये दीवार पर कुल कितना औसत दाब दे रहा है। तो हम क्या देखना चाहते हैं, आयताकार दीवार पर औसत दाब की गणना, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो है आपका एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे भाई प्रेशर होगा। मान लेते हैं इस तालाब की गहराई जो है वो D है, डेप्थ D है, तो नीचे प्रेशर कितना आ जाएगा, P0 प्लस रो G एंड D, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट A और बॉटम मोस्ट पॉइंट B, इन दोनों पे प्रेशर की अगर बात लिखी जाए तो प्रेशर एट पॉइंट A P0 हो गया, और दाब अगर B बिंदु पे पूछा जाए तो वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी डी। अब आपसे पूछा जाए एवरेज प्रेशर बताइए, तो क्या करेंगे एवरेज प्रेशर के लिए, P एवरेज इज इक्वल टू PA प्लस PB बाई 2, जो कि हो जाएगा आपका P0 प्लस P0 प्लस रो जी डी डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा आपका P0 प्लस रो जी डी बाई 2। ये आपका एवरेज प्रेशर हो जाएगा। अब अगर बच्चों हमें ये जानना है कि ये कितना बल लगा रही है, कुल कितना बल लगा रही है, या ऐसे कहें ये जो द्रव उपस्थित है ना, ये द्रव जो है दीवार पे कितना बल लगा रहा है, या बात को उल्टा भी किया जा सकता है न्यूटन के तृतीय नियम की सहायता से। कैसे, जितना लिक्विड दीवार पे बल लगाएगा, यानी कि जितना द्रव आपका दीवार पे बल लगाएगा उतना ही दीवार लिक्विड पे यानी कि द्रव पे बल लगाएगी। यहाँ तक की बात आसान सी थी, समझ में आ गई होगी। तो हमें ये एवरेज प्रेशर मिल गया। अब हम देखना चाहते हैं दीवार द्वारा लगाया हुआ कुल बल, या दूसरी बात भी कही जा सकती है द्रव द्वारा दीवार पर लगाया हुआ कुल बल। ये देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कुल बल बराबर लिखेंगे F नेट इट इज इक्वल टू P एवरेज इनटू एरिया। ये हो गया आपका, तो P एवरेज लिख दीजिए P0 प्लस रो जी डी बाई 2 इंटू एरिया मान लिया A। तो कुछ इस तरीके से आपका ये
एफ नेट यानी कि कुल बल आ गया। इसका अगर ये तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, एक इसका पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम वो प्रूफ करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ और आपको आयताकार की जगह कोई और दे रखी हो, तो किस तरीके से उस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाए, ये जो मैं आपको क्रिया विधि समझाने जा रहा हूँ, ये जो हमारे प्यारे जेई के स्टूडेंट्स हैं जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आईटीआई में डिप्लोमा भी कर रहे हैं, आईटीआई डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट देगा, है ना, लाभ देगा। तो हम अब बात करते हैं जनरल अप्रोच की। इसी चीज को किसी और शेप की प्लेन दे रखा हो आपको, तो देखिए जनरल अप्रोच क्या है, क्या चीज समझ में आती है। देखो, डेरिवेशन से अच्छा ये है कि हम बात करें ट्रिक्स की, है ना, तो नीट वाले भी आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक भी बोलते हैं, वो बिंदु होता है जहां पर जो है आपके विकर्ण काट रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक बात है। अगर मैं ये कहूं बच्चों कि ये जो है ना h हाइट है या d हाइट है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ हो गया, ये हो गया d/2 पर। तो जो आपका नेट फोर्स होता है ना, नेट फोर्स किसी भी शेप की प्लेन, यानी कि प्लेन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, किसकी, प्लेन, रेक्टेंगुलर नहीं, प्लेन। अब प्लेन में ट्राइंगुलर प्लेट हो सकती है आपकी, रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकती है, स्फेरिकल नॉट सर्कुलर या डिस्क शेप की प्लेट हो सकती है। तो आप क्या करें वहां पर, निकालें प्रेशर ऑन सेंट्रॉइड, केंद्रक पे दाब, केंद्रक पर दाब, और उसकी गुणा कर दें कुल क्षेत्रफल से, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये नेट फोर्स आ जाएगा जी। बहुत आसान था समझना। ठीक है, ये जनरल अप्रोच है, इसके डेरिवेशन पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखिए। एक प्रश्न कराता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये आपके ना एक तालाब है, इस तालाब के अंदर क्या किया गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट तिरछी डाली गई है, यानी कि एक आयताकार प्लेट क्षैतिज से थीटा कोण बनाती हुई लगाई गई है। अब इसके अंदर यहां पर बेटा पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी। इस तरीके से इसकी जो गहराई दी है ना, ये एकदम टच कर रहा है, ये इसकी जो गहराई दी है यहाँ पे, ये गहराई डी दी है। आपसे पूछा है तरल द्वारा ए बी सी डी आयताकार दीवार पर लगाया हुआ कुल बल बताएं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कुल बल कैसे ज्ञात करें, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से सोचिएगा, सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि इसका केंद्रक की गहराई कितनी है, यानी कि ये गहराई कितनी है, ये यहां होगा ना सेंट्रॉइड, तो ये गहराई कितनी होगी, बहुत आसान है, ध्यान से सोचना। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं ये कितना है, ये, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, ए बी की जो वैल्यू है, या डी सी कह लो, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, इस ट्रायंगल को देखो, ये ए है, ये बी है, यहां पर डी है बेटे, और ये एंगल थीटा है, तो ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया डी साइन डी डिवाइडेड बाई साइन थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। और सेंट्रॉइड का होता है आपकी लेंथ के आधे पर होता है, तो ये कितनी हाइट, मतलब कितनी लंबाई ए बी पे होगा, ये d/2 साइन थीटा, तो ये इसकी गहराई कितनी होगी, d/2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, h की वैल्यू आ गई d/2, यानी कि इसका केंद्रक कहाँ स्थित है,
d/2 गहराई पर स्थित है, तो वहां पर दाब कितना है? दाब की बात करें तो लिखेंगे P0 प्लस रो जी d/2। और फिर बल पूछा है तो बल कितना है? बल आ गया आपका, कुल बल इस प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिए, P0 रो जी d/2 इंटू एरिया। सिंपल, एरिया निकालना बहुत ही आसान है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये जो कुल बल है इसके घटक बताइए, हॉरिजॉन्टल कितना होगा और वर्टिकल कितना होगा? तो ये कुल बल क्या लंबाई के जो ये आयत है ना इसके लंबवत कार्य कर रहा होगा, इस दिशा में ये होगा बल। ठीक है, तो ये आपका देखिए मैं अलग से छोटा सा डॉटेड फिगर बना दे रहा हूं। ये है ना इस तरीके से आपकी दीवार है ना, इसके लंबवत कार्य कर रहा होगा। ये एंगल आपका कितना था? थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना रहा होगा? थीटा। या डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, यहां से कह सकते हो ये कितना रहा होगा? थीटा, तो ये कितना रहा होगा? 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा आ गया। तो ये एफ नेट है। आपसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताएं, देखिए बहुत अच्छा सवाल था, बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं इसे, क्योंकि हमें ट्रिक पता है। यही तो खासियत होती है ट्रिक की। तो एफ हॉरिजॉन्टल आ जाएगा आपका। देखिए कंपोनेंट निकालना तो मैंने बहुत आसानी से सिखाया ही था, एफ साइन थीटा। एफ ये ले लीजिएगा जो बल मैंने निकाला है। वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल हो जाएगा जो कि डाउनवर्ड है, ये एफ वी। एफ वी हो जाएगा बेटा आपका एफ नेट कॉस थीटा, जो कि होगा आपका डाउनवर्ड। बहुत आसान था ना समझने के लिए। चलिए अगली चीज की बात करते हैं कि भाई ये बल जो लग रहा है इसका कुछ टॉर्क भी रहा होगा, उसको भी कैलकुलेट कर लें। सर सब कराएंगे, हर चीज समझाएंगे, बस आपको पढ़ते रहना है साथ साथ। ठीक है, साथ साथ कंटिन्यू करते रहिए, सीखते रहिए। देखिए ये आपकी दीवार है। अब हम निकालना चाहते हैं द्रव द्वारा दीवार पर लगाया गया कुल बलाघूर्ण। ठीक है, ये निकालेंगे अब बलाघूर्ण। देखो बेटा फिर वही चीज है, ये इस तरीके से आपका लिक्विड इसमें जो है भरा हुआ है, और इसकी जो गहराई है वो डी है। हम इस ओ पॉइंट के अबाउट लिक्विड का फोर्स लग रहा है, लिक्विड की वजह से जो दीवार पे फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क निकालेंगे। अब यहां पर मुझे कैलकुलस का यूज करना ही पड़ेगा, है ना, बिना उसके ये नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, एट अ डिस्टेंस एक्स गहराई पर एक मैं छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूं जिसकी विड्थ dx है। ये आप देखिएगा, ये जो आपको इसकी चौड़ाई दे रखी है ना आयताकार दीवार की, वो b है और इसकी जो लंबाई है वो d है। तो देखिए ये जो छोटी सी स्ट्रिप लिए मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं आपको, जिसकी लंबाई हम dx ले रहे हैं और चौड़ाई जो है वो b है। इसका एरिया भी बहुत छोटा सा ही होगा, उस एरिया को मैं dA लिखता हूं। ये dA एरिया b इंटू dx होगा। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है। अब इस पॉइंट पर इतनी गहराई पर x गहराई पर कुछ प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर कितना होगा? ये प्रेशर आ जाएगा P0 प्लस रो जी एक्स। सर बिल्कुल आसान चीज थी, समझ में आ गई। अब प्रेशर कहाँ कैसा बल लगाता है? प्रेशर हमेशा सतह के लंबवत बल लगाएगा, यानी कि इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा प्रेशर की वजह से। वो फोर्स कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो ये फोर्स हो गया आपका Px, यानी कि प्रेशर एट अ डिस्टेंस एट द डेप्थ x इंटू एरिया। ओके, और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है ये दूरी तथा बल ये है ना, और बल की बिंदु O से लंबवत दूरी जो कि x ही है।
तो ये हो गया एफ एक्स। देखिए ये बिंदु ओ है, ये दूरी आपकी एक्स है यहाँ पर, है ना, और ये बल लग रहा है। तो आपकी बिंदु ओ से कितनी दूरी हो गई यहाँ पर, एक्स दूरी है। अब सबकी वैल्यू रख दोगे, देखो ये एक्स पी एक्स डी ए आ गया, एक्स पी एक्स की वैल्यू पी नॉट प्लस रो जी एक्स और डी ए की वैल्यू बी डी एक्स। बहुत सारे एक्स आए हैं देखिए ये। अब देखिए क्या क्या किस तरीके से सॉल्व, बी तो आपको निकाल लो बाहर, ये तो कॉमन है। अंदर क्या जाएगा, पी नॉट एक्स प्लस रो जी एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। ये आ गया आपका छोटा सा टॉर्क। अब टोटल टॉर्क के लिए टोटल निकालना है दीवार पे, तो दीवार की पूरी लेनी पड़ेगी गहराई। इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से, 0 से लेकर डेप्थ डी तक। जब आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, देखो क्या मिलेगा, टाउ, ये हो जाएगा आपका b इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा पी नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 रो जी एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट हो गई आपकी वही 0 से d। लिमिट को रख दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है, टाउ इज इक्वल टू पी नॉट डी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी डी क्यूब बाई 3। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए बच्चों। अब देखिए ये जो टॉर्क यहां पर आ रहा है ना आपका, ये टॉर्क तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये जो टॉर्क आ रहा है ना, ये आपका लिक्विड की वजह से आ रहा है, यानी कि द्रव की वजह से। तो हमें तो द्रव की वजह से बल आघूर्ण देखना है, तो हम इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, केवल इसको ले लेते हैं। तो केवल लिक्विड की वजह से कितना आ जाएगा, बी रो जी डी क्यूब बाई 3, ठीक। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ी थी बच्चों कि कुल बल जो आता है वो कितना आता है, कुल बल एफ नेट की बात करी थी, जो हम बात कर रहे थे कि लिक्विड की वजह से। तो हम वो एटमॉस्फेरिक वाला हटा देते, मैं आपको पुराना दिखा देता हूँ कि बल जो आता है कुल इतना आता है, ये आपका एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। अगर मैं एटमॉस्फेरिक वाला पार्ट हटा दूं तो कितना बचेगा, ये रो जी डी बाई 2 इंटू एरिया, बस। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है कुल बल इतना आ गया, पर लगाए कहाँ, इस कुल बल की लोकेशन क्या होगी, यानी कि इस नेट फोर्स को हम कहाँ लोकेट करें, कहाँ हम लगाएं, सेंट्रॉइड पे लगाएं, नहीं बिल्कुल नहीं, सेंट्रॉइड पे नहीं लगा सकते। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होगा, नहीं। कुल बल वो बल होता है जो समान तो ट्रांसलेटरी स्थानांतरण प्रभाव दे, साथ ही साथ समान ही आपका कौन सा, रोटेशनल घूर्णन प्रभाव दे। तो हमने कह दिया ये कुल बल, अगर मैं पूरा लिक्विड का लगाया हुआ बल एकमात्र बल से प्रदर्शित करना चाहता हूं, तो मैंने ये कहा कि ये एफ नेट जो है एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। तो ये जो आपका टॉर्क लगाएगा वो टॉर्क रो जी डी क्यूब बाई रो जी डी क्यूब, यहाँ पे डी आएगा, बी बाई 3 के बराबर होना चाहिए। कुल बल की यही विशेषता है। कुल बल क्या क्या करेगा, समान तो आपका क्या देगा, समान तो रोटेशनल यानी कि घूर्णन प्रभाव देगा, और समान ही ट्रांसलेटरी। तो हमने घूर्णन प्रभाव हमने निकाल लिया है, कुल इतना आना चाहिए। अब एफ नेट की वैल्यू क्या थी, रो जी डी बाई 2 इंटू एरिया, जो कि आपका क्या था, बी इंटू डी। अब x डिस्टेंस देखनी है कि कहाँ लग रहा है, तो ये हो जाएगा रो जी डी क्यूब बाई बी इंटू 3, रो से रो गया, g से g गया, d स्क्वायर है, एक d बचेगा, b से b भी गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2d बाई 3, यानी कि ये जो कुल बल है आपको 2d बाई 3 फ्री सरफेस, मुक्त सतह से नीचे लगाना चाहिए।
तभी जो है आपका ये बल जो है समान तो आपका स्थानांतरित और समान ही घूर्णन प्रभाव यानी कि सेम रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी इफेक्ट देगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को समझेंगे और उस प्रिंसिपल से कितने अच्छे तरीके से डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। जुड़े रहिए व्युत्पत्ति के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।